दोस्तों कैमिली लिपेज 25 साल की निडर लड़की जो एक सिविल वॉर कवर करने गई थी लेकिन वापस लौटकर नहीं आई। दोस्तों कहानी के अंत तक बने रहना। ये एक ऐसा सिविल वॉर है जो पिछले 13 सालों से अब तक नहीं रुका। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2013 से 2015 के बीच सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश में एक ब्रूटल वॉर शुरू हुआ जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। सेलेका और एंटी-बलाका के बीच जंग शुरू हो गई। सेलेका जो कि मुस्लिम ग्रुप था और एंटी-बलाका जो कि एक क्रिश्चियन ग्रुप था। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। कहानी शुरू हुई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश से। साल है 2014। हम दो फ्रेंच सोल्जर को एक वैन में देखते हैं जो कि एक ग्रामीण इलाके से होकर गुजर रहे थे। सेलेका और एंटी-बलाका के बीच में कत्लेआम जारी था। तभी सामने से उन्हें एक एंटी-बलाका की टुकड़ी आती हुई दिखाई दी जो कि हथियार लिए हुए थे। अगर सोल्जर थोड़ी भी होशियारी करते तो मामला बिगड़ जाता, लेकिन उन दोनों ने किसी तरह सिचुएशन को संभाला। उस सोल्जर ने उनके ट्रक पर 5 लाशें देखी जिसमें से एक व्हाइट लड़की की लाश थी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि आखिर ये लड़की कौन है। उसने तुरंत अपने डिवाइस से अपने यूनिट को इन बॉडीज की जानकारी दी। अब यहाँ से कहानी पास्ट में चली गई। करीब 1 साल पहले, साल है 2013, फ्रांस का एक शहर। एक हॉल में हम एक 25 साल की लड़की कैमिली लिपेज को देखते हैं, एक फ्रीलांस फोटोग्राफर जो कि अपने काम से फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में नाम कमाना चाहती है। आज यहाँ वो एक फोटो जर्नलिज्म फेस्टिवल को अटेंड करने आई थी। यहाँ काफी नामचीन फोटो जर्नलिस्ट भी आए हुए थे। कैमिली को अभी तक कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। वहाँ वो एक फेमस जर्नलिस्ट से मिली ताकि वो अपना काम दिखा सके, लेकिन वो शख्स उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं, क्योंकि ऐसे तमाम लोग रोज उसके पास चले आते हैं। उस शख्स ने उसे अपनी बात रखने का मौका दिया। वो अभी अभी सूडान से लौटी थी। अपने साथ वहाँ के सिविल वॉर की कुछ तस्वीरें भी लेकर आई है। उसने अपनी तस्वीरों के जरिए अपने काम को दिखाया। हत्या, लूट, ऐसी तमाम चीजों पर कैमिली ने प्रकाश डाला, लेकिन वो शख्स उसकी तस्वीरों से कुछ खास इंप्रेस नहीं दिखाई दिया। उसने कैमिली को बताया कि फोटोग्राफर होने का मतलब तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी ली गई तस्वीरों को देख कुछ महसूस नहीं होता। तस्वीरें ऐसी हों मानो जैसे उसमें हर एक चीज जीवित मालूम पड़े। कैमिली ने उसकी बातों को एक सीख की तरह लिया, लेकिन अभी तक उसे कोई मौका नहीं मिला। उसने अपनी तस्वीरों को कई जगह भेजा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो रात भर अपनी तस्वीरों को देखती रही, उनमें कमियां तलाश करती रही। कैमरा की सेटिंग को भी चेंज कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है। 2 दिनों बाद कैमिली अब कार देश जा रही है, वहाँ के वॉर कॉन्फ्लिक्ट को कवर करने। माँ उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आई। बेटी को देख उसे चिंता होती, क्योंकि वो कोई हॉलिडे ट्रिप पर नहीं जा रही, बल्कि एक ऐसे अनजान देश में जा रही है जहाँ हर कदम पर खतरा है। लेकिन माँ ने दिल पर पत्थर रख उसे जाने दिया। हम कैमिली को कार देश में देखते हैं। भीड़ में लोग सेलेका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उन्हें बस शांति और अमन चाहिए। सेलेका के आतंक से हर कोई परेशान। उन्होंने एक जज की भी हत्या कर दी। गांव से लेकर शहरों तक उन्होंने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सेलेका के खिलाफ नारे लगाने वाले ये सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। वहाँ वो साइरिल और लैला से मिली। दोनों ही स्टूडेंट्स हैं। उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि उन्हें कैमिली के विचार काफ़ी पसंद आए। दोनों उसे अपने कैंपस में लेकर गए। लैला एक क्रिश्चियन है, लेकिन उसके पिता एक मुस्लिम थे, जिस वजह से उसका नाम लैला पड़ा। साइरिल कहने लगा कि सेलेका के आने से पहले यहाँ सब कुछ सही था, लेकिन वहाँ और भी स्टूडेंट अपनी अलग अलग राय रखने लगे। हर कोई अपने अपने रिलीजन को डिफेंड करने में लगा था। यहाँ साइरिल चाहता था कि बस किसी तरह से ये सब रुक जाए। वहाँ लड़कों ने कैमिली से पूछा कि वो सिर्फ 25 साल की है और इस देश में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बीच उसे डर नहीं लगता। कैमिली ने बताया कि वो इस काम में इंटरेस्टेड है, इसलिए उसे डर नहीं लगता। अगर सिर्फ पैसों की बात होती तो वो यहाँ बिल्कुल नहीं आती। वहाँ उसने उनके साथ काफ़ी वक्त बिताया। उसके बाद कैमिली अपने होटल की तरफ चली गई। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। कॉलोनियल दौर चला गया, लेकिन फ्रांस का इन्फ्लुएंस अब भी इस देश पर बना हुआ है। जैसे भारत से ब्रिटिश चले गए, लेकिन आज भी उनकी पकड़ किसी न किसी तरह से मौजूद है। फिर चाहे वो भाषा, कानून या लूट, सब कुछ उसी तरह चल रहा है। रात वो सभी दिन भर की ली गई तस्वीरों को चेक करने लगी। सेलेका के फाइटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और निर्दोष सिविलियन की हत्या करने लगे। खास करके क्रिश्चियन विलेजेस में हत्या, लूट, बलात्कार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देख क्रिश्चियन कम्युनिटी में आक्रोश बढ़ गया। 2013 के अंत में क्रिश्चियन मिलिशिया ग्रुप एंटी-बलाका ने जन्म ले लिया। सेलेका के अत्याचारों को देखते हुए क्रिश्चियन विलेजेस में सेल्फ डिफेंस ग्रुप बन गए। एक्स कार सोल्जर भी
एंटी बलाका में शामिल हो गए। दूसरे दिन वो एक कैफे में बैठी थी, तभी कैमिली की नजर वहां बैठे हुए कुछ फ्रेंच जर्नलिस्ट पे पड़ी जो कि काफी जाने माने थे। वहां फ्रेंकोइस नाम के शख्स से वो बात करने लगी क्योंकि कई बार उसने अपने फोटोग्राफ्स भी उसे मेल किए थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। चारों एक साथ काम कर रहे थे। कैमिली ने भी उनका ग्रुप ज्वाइन करने का सोचा ताकि थोड़े एक्सपेंसेस कम हो जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो उनके साथ काम नहीं कर सकती। शायद वो नहीं चाहते थे कि उनके ग्रुप में कोई लड़की है। कैमिली निराश होकर वहां से चली गई। शाम वो अपना मन बहलाने के लिए यूनिवर्सिटी चली गई। वहाँ साइरिल और लैला मिलकर गाना बजाना करते, जिसे वो काफी एंजॉय करती। दूसरे दिन साइरिल और स्टूडेंट्स को लेकर सेलिका के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगा क्योंकि कैपिटल बेंगोई पर सेलिका ने कब्जा कर लिया था और इसे देखते हुए कार का प्रेसिडेंट बोजोई इस्तीफा देकर भाग गया। मार्च 2013 में सेलिका ने अपनी सरकार बना ली और सेलिका के लीडर माइकल को कार का प्रेसिडेंट बना दिया। इसी के साथ माइकल कार का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट बन गया। उन्होंने सेलिका के लीडर माइकल को अपने पद से रिजाइन देने के लिए नारे भी लगाए। तभी सेलिका के सोल्जर्स वहां आ गए। उनके पास हथियार थे, इसलिए स्टूडेंट्स डरकर पीछे हटने लगे। कैमिली उनकी तस्वीरें लेने लगी। उन्होंने उसे कैमरा बंद करने के लिए कहा, लेकिन लैला उसके साथ डटकर खड़ी थी। यहाँ हम देखते हैं सेलिका मुस्लिम्स और एंटी बलाका क्रिश्चियंस में टेंशन हाई हो गया, खास करके जब सेलिका लीडर को कार का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इन सब के बीच हमें फ्रांस गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन देखने नहीं मिलता क्योंकि आगे चलकर ये सिविल वॉर एक घातक जेनोसाइड में बदल सकता था। दूसरी शाम जब कैमिली कैंपस गई तो सभी को डरा हुआ पाया। उन्होंने बताया कि कल रात यहाँ सेलिका के सोल्जर्स साइरिल को ढूंढते हुए आए थे क्योंकि साइरिल इस पूरे प्रोटेस्ट का मुख्य चेहरा था, लेकिन वो टेरेस पर छुप गया था और उन्होंने उसे वहां से भेज दिया। यहाँ हम देख पाते हैं लैला और कैमिली के बीच अच्छी दोस्ती बन गई थी। रात कैमिली एक बार में मैथियास से मिली। ये उन्हीं चारों में से एक फ्रेंच जर्नलिस्ट है। वहां दोनों के बीच देर तक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चर्चा हुई। आगे हम देखते हैं हर जगह अब एंटी बलाका ने सेलिका के ठिकानों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। कैमिली उन चारों के ग्रुप के साथ उसी इलाके की तरफ जा रही है। आगे जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी एक जगह रोक दी। आगे कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। यहाँ पता नहीं चल पाता कि ये लाशें सेलिका की हैं या एंटी बलाका की, या फिर शायद उन इनोसेंट सिविलियंस की जो सिर्फ रिलीजन के नाम पर मौत की भेंट चढ़ा दिए जा रहे थे। सेलिका और एंटी बलाका के बीच की जंग अब मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन बनाम जंग में बदल चुकी थी। अगर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन है तो उसे मार दिया जाता, चाहे वो सेलिका या एंटी बलाका से ना भी जुड़ा हो। हॉस्पिटल के मॉर्ग की गलियारों में पड़ी लाशों से बदबू आने लगी थी क्योंकि हर दिन लाशों का ढेर आ जाता। इतनी सारी लाशों का निपटारा कर पाना मुश्किल हो गया था। लाशें कई कई दिनों तक पड़ी सड़ती रहती। जाते वक्त वो सभी बातें करने लगे कि इतना कुछ हो गया, आखिर फ्रेंच गवर्नमेंट इंटरवेन क्यों नहीं कर रही। यहाँ इनकी सभी बातें हमें बेतुकी लगती है। ये इस बात का प्रमाण है कि फ्रांस का इन्फ्लुएंस अब भी कार की सरकार में है, लेकिन क्यों और कैसे, इसका सारा निचोड़ मैं आपको अंत में बताऊंगा। यहाँ वो साइरिल से मिलने उसके विलेज में रुके। यहाँ साइरिल ने कल रात की सारी आप बीती सुनाई जब सेलिका ने यहाँ आकर लोगों को घरों से निकालकर गोलियां मार दी और उनका सर काट दिया। औरतों और बच्चों को किसी को नहीं बख्शा गया, लेकिन किस्मत से साइरिल इस बार फिर से बच गया। वहाँ का नज़ारा दिल को झकझोर देने वाला था। एक माँ जो अपने बेटे की लाश के सामने बैठी रो रही थी। घर में एक भी पुरुष नहीं बचा, हर किसी को मार दिया गया। यहाँ सभी होटल आ गए। कैमिली को फ्रांस के लिबरेशन डेली न्यूज़पेपर से कॉल आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर उन्हें पसंद आई और वो उसे पब्लिश करना चाहते थे। यहाँ उन्होंने न्यूज़ देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कार के कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवेन करने का फैसला किया है। फ्रांस ने दिसंबर 2013 में ऑपरेशन संघारिश शुरू किया। हम देखते हैं फ्रांस ने 1600 से 2000 ट्रूप्स भेजे, लेकिन फ्रांस ने इस ऑपरेशन में सेलिका को सीधा टारगेट नहीं किया। इसका रीजन साफ था, फ्रांस न्यूट्रल पीस कीपर बनने का नाटक कर रहा था। अगर वो सेलिका पर सीधा अटैक करते तो फ्रांस पर क्रिश्चियन साइड लेने का आरोप लग जाता और वह अपनी इंटरनेशनल इमेज नहीं खराब करना चाहते थे। फ्रांस का कार में इंटरेस्ट साफ नजर आता है, उसके रिच मिनरल्स जैसे यूरेनियम, गोल्ड, डायमंड और ऑयल। फ्रेंच ट्रूप शांति बनाने के नाम पर आए थे, लेकिन असल में उन्हें अपना इन्फ्लुएंस बचाना था और चाइना, रशिया जैसे राइवल्स को कार से दूर रखना था। यहाँ हम देखते हैं जो काम पहले सेलिका कर रही थी, अब वही काम एंटी बलाका भी करने लगा। मुस्लिम विलेजेस में घुसकर लोगों की हत्या करने लगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि इन सब के बीच सिर्फ और सिर्फ निर्दोष सिविलियन मारे जा रहे थे। हम देखते हैं कैमिली ने एक लड़के को विलेज से बचाकर निकाला क्योंकि एंटी बलाका के लोग हर जगह फैल चुके थे। लोग अपनी अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में शरण के लिए भाग रहे थे।
कैमिली ने सफर के लिए उस लड़के को कुछ पैसे भी दिए। इस लड़के को वो यूनिवर्सिटी से ही जानती है। ट्रक में लोगों को भेड़ बकरियों की तरफ भरा जाने लगा। लोगों के डरे हुए चेहरे जिसमें अपनों को खोने का दुख और भविष्य की चिंता साफ दिखाई देती है। हर चेहरे को कैमिली ने अपने कैमरा में कैद कर लिया। कैमिली लैला से मिलने कैंपस गई। हर कोई वहां से चला गया, लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि उसे ना तो सेलिका से डर लगता है और ना ही एंटी बलाका से। अब देश की हालत और बिगड़ने लगी थी। फ्रेंच आर्मी लोगों को डिसआर्म कर रही थी, लेकिन दोनों तरफ से आक्रोश और हत्या पर कोई लगाम नहीं। एंटी बलाका के लोग सेलिका के शख्स को पकड़ लाते और भीड़ के सामने उसकी हत्या कर देते। दूसरे दिन कैमिली लैला के विलेज गई। रात ही सेलिका के लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके घर में मातम का माहौल था। वहाँ हर किसी को रोता देख कैमिली भी भावुक हो गई, क्योंकि लैला के साथ उसके रिश्ते काफी मजबूत थे। यहाँ लैला के दोस्तों में सेलिका के खिलाफ और ज्यादा गुस्सा भर गया। कैमिली ने उन्हें समझाया कि ये सारी चीजें इस तरह से काम नहीं करती, कि उन्हें देखकर तुम भी हथियार उठा लो। यहाँ साइरिल गुस्से में उसे समझाने लगा कि अब उन्हें हथियार उठाना ही होगा खुद को बचाने के लिए। उसने कैमिली को भी उनमें से एक बताया जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड के दौरान लोगों पर अत्याचार किया। वहाँ दोनों के बीच जमकर बहस हुई। कैमिली का बस इतना कहना था कि किसी का भी अपने हाथ में हथियार लेना ठीक नहीं, लेकिन साइरिल भी अब ये कुछ तो करना ही होगा, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसके बाद वो एयरपोर्ट गई। एयरपोर्ट लोगों से भरा हुआ। सभी एंटी बलाका और सेलिका के डर से यहाँ छिपकर रह रहे थे। कैमिली वापस फ्रांस लौट गई, क्योंकि लैला की मौत और साइरिल से उसकी बहस ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। अपनी माँ को देखते ही वो भावुक हो गई। उसने अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिताए। दूसरे दिन वो लाइब्रेशन न्यूज़पेपर के दफ्तर गई। वहाँ एडिटर ने उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने उससे कहा कि तुम लाइब्रेशन की तरफ से यूक्रेन जाओ, क्योंकि कार में कुछ अब नया नहीं हो रहा जिसे वो अपने पेपर में छाप सके। कैमिली ने कहा कि हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। कैमिली ने कहा कि वो यूक्रेन नहीं जा सकती और उसने वहीं उनके लिए काम छोड़ दिया और कार के सफर पर निकल गई। रास्ते में उसने टूटे हुए मकान देखे जहां एक वक्त पहले लोग रहा करते थे, लेकिन आज वो एकदम वीरान पड़ा है। लोग अपने घर छोड़ यहाँ से भाग गए। सबसे पहले वो साइरिल के गांव गई। वहाँ एंटी बलाका के लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे कोई स्पाई समझा। कैमिली ने कहा कि वो यहाँ साइरिल नाम के शख्स से मिलने आई है, लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता कि साइरिल कौन है, और सभी मिलकर उससे बदतमीजी करने लगे। तभी उसके कमांडर ने आकर उन्हें वहाँ से भगा दिया। कैमिली को पकड़कर वो अपने बॉस के पास लेकर गए। एंटी बलाका ने इस पूरे गांव पर कब्जा बना लिया है। कैमिली ने उसे यहाँ आने का ऑथोराइजेशन बन चुका था, जो खुद एक टुकड़ी को लीड करता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सेलिका से बचने के लिए उसने ये कदम उठाया। कैमिली उसे इस तरह से देख खुश तो नहीं हुई, लेकिन उसे समझा भी नहीं सकती थी। शाम उसने होटल में साइरिल और उसके दोस्तों पर अपनी रिपोर्ट लिखी कि उनकी उम्र सिर्फ 21 साल से 25 साल होगी, जिन्हें सही गलत के बीच का फर्क भी नहीं पता चल रहा। यहाँ हम देख पाते हैं कि अब सेलिका और एंटी बलाका में कोई भी फर्क नहीं रह गया, क्योंकि दोनों ही एक ही रास्ते पर चल रहे थे। वहाँ उसने एंटी बलाका के साथ काफी वक्त बिताया। दूसरे दिन साइरिल अपने ग्रुप के साथ एक विलेज की तरफ बढ़ने लगा। उन्हें खबर मिली थी कि सेलिका विलेज को तबाह कर रहे हैं। कैमिली भी उन्हीं के साथ थी। जब तक वो उस विलेज पहुंचते तब तक सेलिका वहां से जा चुकी थी। भी दिखाया, लेकिन हर कोई वहां यही चिल्लाने लगा कि ये लड़की कोई स्पाई है, इसलिए इसे मार दो। तभी पूरा गांव आग की चपेट में था। कई लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। कैमिली वहां की तस्वीरें निकालने लगी। वहां एक महिला जीवित बच गई थी। उसने अपने आंखों देखी उस खौफनाक मंजर को बयां किया। अभी सेलिका ग्रुप ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे थे। साइरिल जंगल की तरफ अपने साथियों के साथ गया और उन्हें वहीं ढेर कर दिया। रात साइरिल ने बताया कि सेलिका ने उसकी आंट के पति और बेटे को मार दिया और उसने 2 महीने छिपकर जंगल में बिताया। कैमिली ने कहा कि एंटी बलाका के लोग भी तो वही कर रहे, इससे हल कैसे निकलेगा? अगर सब ऐसे ही सोचने लगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन आज साइरिल खामोश रहा, क्योंकि वो जानता है कि इन सब का अंत क्या होगा। उसने वहां बैठी महिला से पूछा कि आखिर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर उसकी राय क्या है। उस महिला ने बताया कि इस सिविल वॉर में दोनों तरफ से पुरुष आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अंत में सब कुछ महिलाओं और बच्चों सटीक और बिल्कुल साफ थे। कैमिली ने वहां उनके साथ काफी वक्त बिताया। 12 मार्च 2014 के दिन वो एंटी बलाका के साथ सर्च पर थी। झाड़ियों में छिपे सेलिका साइरिल आ गया। उसने बताया कि इसी लड़की ने सेलिका से बचने में मेरी मदद की थी। साइरिल भी अब एंटी बलाका का चीफ अपनी जगह पर सही था। उसे अपने लोगों को बचाने के लिए सोल्जर ने उन पर अटैक कर दिया। साइरिल और कैमिली इंस्टेंट मारे गए। ये फिल्म का वही शुरुआती दृश्य है जहां एंटी बलाका के सोल्जर्स कैमिली और साइरिल की लाश ट्रक में रख कर ले जा रहे थे, और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, हम पूरी टाइमलाइन को फिर से समझते हैं। फ्रांस 1960 तक कार पर रूल करता था। आज़ादी के बाद भी फ्रांस ने आर्मी, पॉलिटिक्स और बिजनेस पर अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखा।
2012 में सेलिका का जन्म हुआ और फिर 2013 में एंटीपलाका ने जन्म लिया। इसके बाद फ्रेंच ट्रूप्स पीस मिशन लेकर कार में एंटर हुए। फ्रांस अपने इन्फ्लुएंस को बचाना चाहता था और मिनरल की रूट को जारी रखना चाहता था, जो कि कॉलोनियल पीरियड से चलता आ रहा है। लेकिन फ्रांस ने इस सिविल वॉर का कोई हल नहीं निकाला, इस पूरे वॉर में न्यूट्रल बना रहा। 2016 के बाद कार गवर्नमेंट को लगने लगा कि फ्रांस जानबूझकर केओस कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए 2017 में उन्होंने रशिया को इनवाइट किया। रशिया ने उन्हें वेपन्स, मिलिट्री ट्रेनिंग, प्राइवेट आर्मी और माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए। रशिया का मोटिव था कार के गोल्ड, डायमंड और यूरेनियम माइंस पर कंट्रोल करना और अफ्रीका में रशिया के पॉलिटिकल प्रेजेंस को एक्सपांड करना। रशियन आर्मी ने ग्राउंड पर बहुत ही ब्रूटल ऑपरेशन किए और डायरेक्टली सेलिका, एंटीपलाका और दूसरे रिबेल को क्रश कर दिया। रशिया ने कार गवर्नमेंट से कहा कि तू तेरे मिनरल्स हमें लूटने दे, फिर मैं इनको ठिकाने लगाता हूँ। रशिया ने उनके ऑयल और डायमंड जोन को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। कार को इनडायरेक्ट प्रोक्सी वॉर शुरू कर दिया। फ्रांस एंटीपलाका लीडर्स को क्वाइटली सपोर्ट करने लगा। रशिया कार आर्मी और प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया को मजबूत करने लगी। कार धीरे धीरे कोल्ड वॉर 2.0 का बैटलफील्ड बन गया। आखिरी नतीजा ये निकला कि वहाँ ना तो असली शांति आई, ना ही एक स्टेबल सरकारी कंट्रोल मिला। सेलिका और एंटीपलाका जैसे ग्रुप टूटकर छोटे छोटे क्रिमिनल गैंग और लोकल माफिया में बदल गए। 2022 से 2023 के बीच फ्रांस ने लगभग पूरी तरह विड्रॉल कर लिया। रशिया ने माइनिंग राइट्स अपने फेवर में सिक्योर करके ग्राउंड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 2018 के बाद से कार लगभग पूरी तरह से रशिया के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। सरकारी फैसलों से लेकर सिक्योरिटी और माइनिंग तक हर जगह रशियन प्रेजेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। गवर्नमेंट रशिया पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। रशियन आर्मी ने प्रेसिडेंशियल पैलेस तक सिक्योरिटी ले ली। फ्रांस का 50 साल पुराना इन्फ्लुएंस कार से हटने लगा, इसलिए फ्रांस और रशिया ने गई है। फ्रांस के निकलने के बाद ग्राउंड पर रशिया की डोमिनेंट पावर बन गया। दोस्तों, इस फिल्म में कई बातें खुलकर नहीं दिखाई गई क्योंकि उनका मेन फोकस कैमिली के जीवन पर था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।